वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 भूगोल के प्रथम अध्याय को, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आइए जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार उपयुक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूज़फुल बनाते हैं, वे सभी चीज़ें संसाधन हैं। जैसे कि हवाई जहाज, यातायात के लिए हवाई जहाज एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन है। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, कॉपी, किताब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक संसाधन है। यानी कि संसाधन से तात्पर्य ये है, हम हमारे लाइफ में इस वक्त जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार के संसाधन हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। आगे है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधनों का वर्गीकरण अगर किया जाता है तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, यानी बायोटिक और अबायोटिक। सेकंड है समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इन सभी प्रकार में संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं संसाधन के बारे में और भी बातें। संसाधनों के प्रकार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, तो सबसे पहला था इसके अंदर उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। ऐसे संसाधन जो जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में जीवित हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जाति, प्राणी जाति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। इसमें आगे है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं, पर्वत, पठार इत्यादि। यानी कि हमारे जीव मंडल में वे सभी चीजें जिनमें जीवन व्याप्त हैं, जिनके अंदर जीवन है, वे सभी कहलाते हैं जैव संसाधन। और उसी जीव मंडल में जितनी भी वस्तुएं निर्जीव हैं वे सभी कहलाती हैं अजैव संसाधन। तो सेकंड था हमारा समाप्यता के आधार पर। इसमें पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसको रिन्यू किया जा सके। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसे सारे संसाधन जो रिन्यू हो जाए, जिन्हें दोबारा बनाया जा सके, वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, तो वे सभी संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। सेकंड है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी कि ये वो संसाधन है जो बहुत ही कई सालों बाद जाकर के बनते हैं, लाखों साल बाद बनते हैं दोबारा। तो इसका मतलब है कि अगर इन संसाधनों को हम इस्तेमाल करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसको रिन्यू होने में कई लाख साल लग जाएंगे, इसलिए इसको अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कि ईंधन है हमारे, डीजल, पेट्रोल, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी कि इनको एक बार आप इस्तेमाल करेंगे और ये खत्म हो जाएंगे, दोबारा इनको बनने में कई लाख साल लगेंगे। समाप्यता के आधार पर जिन दो भागों में संसाधनों को विभाजित किया गया था वे आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक था उसमें से नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिनको हम इस्तेमाल भी करें और वो दोबारा से ही पुनः उत्पन्न हो जाए। यानी कि जो पुनः चक्रण यानी नवीकृत होते रहेंगे, दोबारा बनते रहेंगे, रिन्यू होते रहेंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय योग्य संसाधन। और वे जो दोबारा ना बने या जिसको बनने में कई लाख साल लगेंगे, वे सभी संसाधन क्या कहलाएंगे, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसाधन के बारे में और क्या बताया गया है। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन।
व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत संसाधन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के अधीन हो, जो किसी निजी व्यक्ति की अपनी हो, जैसे कि मतलब हमारा अपना घर, हमारी अपनी ज़मीन जिसके हम स्वामी हैं, तो वे संसाधन हमारे व्यक्तिगत संसाधन है, हमारे निजी संसाधन है। जैसे कि बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। यदि व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो उसका स्वामित्व यानी कि उसका मालिक होता है। सेकंड है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि जैसे कि चारण भूमि जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, ये सभी क्या है, गांव की शामिलात भूमि है। ये ऐसे संसाधन है जिसमें समुदाय के सभी लोग यानी कि वहाँ के जो सभी लोग हैं उनका इन पे हक है, वे सभी इसमें जा सकते हैं। और इसी प्रकार नगर में ये सिटी के अंदर जो पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल का मैदान होता है, ये सभी जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस समुदाय के सभी व्यक्ति जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो राष्ट्र के स्वामित्व के अंदर आते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, यानी कि देश में जितने भी संसाधन मिलते हैं वे सभी क्या हैं, राष्ट्रीय हैं। चाहे वो भू संसाधन हो, जल संसाधन हो, वायु संसाधन हो, वे सभी तो राष्ट्र के संसाधन अपने आप में ही है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। यानी कि किसी का जो व्यक्तिगत संसाधन है ना, तो सरकार जो है उसको कानूनी तौर पर आम जनता के लिए भी अधिकृत कर सकती है। जैसा कि हमने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत में बनी हुई है। यानी कि ये पहले वहाँ पर खेत हुआ करता था जो कि किसी का व्यक्तिगत संसाधन होगा, लेकिन देश को यानी कि राष्ट्र को जब वहाँ से सड़कें या नहरें, रेल लाइन बिछाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, उस व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के अधीन ले लिया और वहाँ पर उन्होंने सड़कें वगैरह बनाई। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि ये शहर के विकास के लिए जहाँ भी सड़कें, नहरें या रेलवे लाइन बिछानी होगी तो ये व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा देखते हैं राष्ट्र के और क्या संसाधन है। तो सारे खनिज पदार्थ यानी कि पूरे राष्ट्र में मिलने वाले सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, नहर, नाले, समुद्र वगैरह जो भी, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी सीमा से 22 किलोमीटर दूर तक का जो महासागरीय क्षेत्र है वो भी किसके अंदर आते हैं, तो वे राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनमें किसी भी देश का कोई हक नहीं है। वे सभी जो हिस्से बच जाते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए यानी उस संसाधन का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं। तो अगला पॉइंट है विकास के स्तर के आधार पर। यानी कि विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंदर पहला है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रदेश के अंदर होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि ऐसे संसाधन जो अवेलेबल तो हैं बट अभी उनका यूज़ नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर जैसे कि गुजरात के अंदर पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, पर अभी तक इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी कि ऐसे संसाधन जो अवेलेबल तो हैं बट अभी उनको यूज़ उस प्रकार से नहीं किया जा रहा है जिस प्रकार से उसे करना चाहिए, वे सभी संभावित संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनके बारे में मालूम चल चुका है
अच्छी तरह से उनकी जांच की जा चुकी है और उनकी गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जांच ली गई है और फिक्स कर दी गई है कि कब तक ये चल सकते हैं, वे सभी विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी कि संसाधन किस प्रकार विकास करेंगे ये उसकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, यानी कि ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता यानी कि हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, यानी पानी जो है वो एक कंपाउंड है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन से हम एनर्जी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं और हाइड्रोजन जो है ना वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे लिए अभी भंडार संसाधन है। इसके बाद है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी कि ये एक ऐसा संसाधन है जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यूज़ में लाया तो जा सकता है, परंतु अभी हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा अभी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें पहला था संभावित संसाधन, यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं यानी कि अवेलेबल तो है पर इनका उपयोग अभी अच्छे से नहीं हो रहा है। दूसरा था विकसित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जांच करके फिक्स कर दी गई है। तीसरा था भंडार संसाधन, यानी वे संसाधन जिसके इस्तेमाल के लिए अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा था संचित कोष, यानी कि वे संसाधन जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है परंतु अभी हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संसाधनों के विकास के बारे में। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित कुछ मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी कि कुछ व्यक्तियों ने अपने लालच के कारण संसाधनों का बहुत ही नुकसान किया है। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों यानी कि संसाधन संपन्न और संसाधनहीन यानी कि अमीर और गरीब में बट गया है। और तीसरा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन यानी कि पृथ्वी का बहुत ज़्यादा गर्म होना, ओजोन परत का अपक्षय यानी कि ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पर्यावरण के अंदर बहुत ही पॉल्यूशन हो रहा है, भूमि निम्नीकरण आदि। इस प्रकार की कुछ समस्याएं लोगों ने अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल करते और अपने कुछ लालच के कारण लोगों ने इतनी प्रकार की समस्याओं को जन्म दे दिया है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे बताया गया है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा अति आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। इसके बाद है सतत पोषणीय विकास। आइए जानते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि इस प्रकार विकास किया जाए कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और आने वाले टाइम में यानी कि भविष्य की जो पीढ़ियां, जो आने वाले लोग हैं, उनकी जो नीड है वो भी ना खत्म हो जाए। तो इसके लिए रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के एक शहर में पृथ्वी सम्मेलन बनाया गया था 1992 में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए।
सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि एजेंडा 21 जो है एक घोषणा बनाई गई है कि हमारे को 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से पर्यावरण को बचाना है और किस प्रकार से संसाधनों का विकास करना है, जिसके अंतर्गत कुछ कार्यसूचियां बनाई गई हैं। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो हमने पढ़ा एजेंडा 21 के बारे में कि ये क्या है। तो असल में ये घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में लागू किया गया था। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ में और क्या बताया गया है संसाधन के बारे में। तो आगे है संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, यानी कि ऐसे कुछ प्रदेश है जहां पर एक तरह के संसाधन तो बहुत अधिक मात्रा में, तो दूसरे संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है, यानी कि यहाँ पर कोयला और खनिज तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन जो है बहुत अच्छी तरह से है, बहुत ही प्रचुर यानी कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन मूल विकास की बहुत कमी है, वहाँ पर जो बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत ही कम है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहु यातायात है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधन की कमी है, जबकि जल संसाधन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी कि संसाधन नियोजन का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी कि बहुत ही सोच समझकर उपयोग करना, जिसके लिए कुछ रणनीतियां बनानी पड़ेगी। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है भारत में संसाधन नियोजन। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी कि पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई किस किस प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन है। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। आगे है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। यानी कि गांधी जी का मानना यह था कि जितनी जरूरत हो उतना ही उत्पाद किया जाए, अत्यधिक उत्पाद नहीं किया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को क्षति होती है। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड है।
यदि उनके गलत इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, यानी कि हमारे को संसाधन को बहुत ही बचा करके बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। आगे देखते हैं कि आगे इस अध्याय में क्या बताया गया है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। यानी कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, हमारे पेड़ पौधे, जानवर, मानव जीवन, जो भी हम काम करते हैं, आर्थिक क्रियाएं हमारी सारी, हमारा परिवहन, गाड़ी वगैरह, सड़कें, हमारी संचार व्यवस्था, जितने भी टावर वगैरह, जो भी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं वे सभी पृथ्वी पर ही कर रहे हैं। और पृथ्वी इसीलिए जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और पृथ्वी जो है ना एक सीमित संसाधन भी है, लिमिटेड एरिया में है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत में भूमि संसाधन। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो बताया गया भारत में भूमि संसाधन के बारे में 43% जो है वहाँ पर कृषि और उद्योग इनके विकास की काफ़ी सुविधाएं हैं। 30% जो भाग है वो पर्वत का हिस्सा है जहाँ पर 12 मासी नदियाँ जो है प्रवाह होती रहती है। 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। तो भारत जैसे देश के लिए भूमि संसाधन करना अति आवश्यक भी है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे इसी के बारे में बताया गया है भारत में भू उपयोग प्रारूप, कि भारत के अंदर भूमि का किस प्रकार उपयोग करेंगे, इसका एक ड्राफ्ट बताया गया है, प्रारूप बताया गया है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार। यानी कि भारत के अंदर किस प्रकार की भू आकृति है, किस प्रकार का जलवायु है, किस प्रकार की मृदा है, यानी कि मिट्टी है यहाँ पर। दूसरा है मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें बताया गया कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका सिर्फ 93% ही भूमि जो है वो उपयोग में आती है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। आगे है इसके अंदर भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिकाएं निभाई है। इसमें आगे बताया गया है भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय, जैसे वनारोपण, चारागाहों का समुचित प्रबंध किया जाए, कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीलों को स्थिर बनाएं, बंजर भूमि का उचित प्रबंध करें जिससे कि वो जमीन जो है वो किसी ना किसी काम आ सके, सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाए, फसलों को सही तरह से कटाई करी जाए, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जाए, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंध किया जाए, औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन किया जाए और सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाए। यानी कि ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है वनोन्मूलन की रोकथाम। इसके अंदर है पहला मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो मिट्टी में ही रहा करते हैं, तो उनका जो है ये प्राकृतिक आवास भी है। आगे है मृदा का निर्माण, कि मृदाएं जो है वो किस प्रकार बनती हैं, मिट्टी जो है वो किस प्रकार बनती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, यानी कि इसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो है मिट्टी बनती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा का जो निर्माण होता है वो बहुत ही धीमा होता है। इतना धीमा होता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जब शैलों में अपघटन होता है
तब जाकर के मृदा का निर्माण होता है। इसलिए मृदा जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन जाती है हमारे लिए। मृदा का वर्गीकरण, आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की और कैसी कैसी मृदाएं कहाँ पर मिलती है। तो बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदा निम्नलिखित है। तो इसके अंदर पहला है जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा में पाया जाता है पोटास, फॉस्फोरस और चूना, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों जैसे कि दलहन जैसी फसलों को उपजाने के लिए बहुत ही उपयुक्त बनाती है। सेकंड है हमारा काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। यानी कि रेगर मृदाएं किनको कहा जाता है? तो वो होती है काली मृदाएं, और इनका रंग कैसा होता है? तो काला। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि काली मृदा जो है वो कपास की खेती, कॉटन उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। यानी कि काली मृदा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो काली मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। तो काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है? तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। आगे है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। आगे है लेटाइट मृदा। लेटाइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी कि लेटाइट मृदा कहाँ पर मिलती है हमारे को? तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आगे है मरुस्थलीय मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान का जो हिस्सा है वो डेजर्ट का हिस्सा है। सबको पता है सबसे बड़ा डेजर्ट भारत का राजस्थान में है, थार डेजर्ट। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ड्राई है। और टेम्परेचर क्या है? तो वो हाई है, जिसके कारण जल वाष्प इवेपोरेशन जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ह्यूमस की जो है कमी होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। आगे है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों में होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं काफ़ी उपजाऊ होती है। आगे है इसमें मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं। मृदा अपरदन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। आगे है इसके अंदर मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि हम इसे किस प्रकार रोक सकते हैं? तो मृदा को संरक्षित करके हम इसको रोक सकते हैं। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है।
इसलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक और सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, जिसके कारण मृदाएं जो हैं वो रुके। तो इस चैप्टर में जो था वो इतना ही था। हमने जाना संसाधन के बारे में और उसके विकास के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग। आप यहाँ पर दिए गए इन 2 क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।